हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो नेट हो, आईएएस हो, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या कोई अन्य एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और आज हम लोग देखने वाले हैं 16 संस्कारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग ने बार बार पूछे हैं। तो आप लोगों को आज क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और साथ ही आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है कमेंट बॉक्स में। पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से मेहनत कीजिए और उत्तर ज़रूर दीजिए। आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का सपोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे की क्लासेस आप लोगों की कैसी होंगी और कितनी होंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, किस स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। पहला मनु स्मृति, दूसरा गौतम स्मृति, तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति और चौथा है बृहस्पति स्मृति। बताएंगे बच्चा लोग कौन से स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मली तो 16 संस्कार हैं, लेकिन कोई ऐसी स्मृति है जो संस्कारों की संख्या 40 बताती है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, गौतम स्मृति। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है 3, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, ऑप्शन नंबर 3 में है 5, ऑप्शन नंबर 4 में है 6। तो बताएंगे कि कितने संस्कार थे जो शिक्षा से संबंधित थे 16 संस्कारों में। फटाफट उत्तर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चार संस्कार ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 संस्कारों में शिक्षा से संबंधित पहला संस्कार कौन सा था। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, 16 संस्कारों में शिक्षा से संबंधित पहला संस्कार कौन सा था। पहला है उपनयन, दूसरा है वेदारंभ, तीसरा है विद्यारंभ और चौथा है सीमांतोन्नयन। आपको बताना इसमें कौन सा है जो कि पहला संस्कार है। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया था, पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है बच्चे की, जो बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाती है गुरुकुल में जाने के पहले, यानी कि पहले होगा विद्यारंभ संस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित नहीं था। इनमें से कौन सा संस्कार है जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं है, आपको वो बताना है। आपके सामने है ऑप्शन समावर्तन, उपनयन, विद्यारंभ और सीमांतोन्नयन। आप सभी को ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं क्लास में, तो आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए। मात्र 6 मिनट की क्लास में हम लोगों ने 16 संस्कारों को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद होंगी और ये सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि सीमांतोन्नयन जो संस्कार है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। समावर्तन, उपनयन, वेदारंभ है, सीमांतोन्नयन नहीं है। उपनयन संस्कार किस नंबर का संस्कार है। आप लोगों को बताना है कि जो उपनयन संस्कार था किस नंबर का था। फटाफट देंगे बच्चा लोग उत्तर, क्या है जो सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आपका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था ट्रिक कि आपको 16 संस्कारों का क्रम और नंबर सब कुछ याद होना चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहले नंबर के 2 संस्कार और लास्ट वाले आपको याद रखने हैं, गर्भाधान, पुंसवन। उसके बाद मैंने आपको बताया था सी जे नानी अचूक, और फिर आपको मैंने बताया था वी उ वे केस। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका
तो इस हिसाब से तो आपका 10वें नंबर का जो संस्कार है ये आपका हो जाएगा जो है उपनयन संस्कार। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संस्कारों का सही क्रम बताइए। आज का आपका बहुत ही शानदार प्रश्न, ये क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। आपको बताना है संस्कारों का क्रम आपके हिसाब से कौन सा है जो कि सही क्रम हो जाएगा संस्कारों का। पहला ऑप्शन है गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म और चूड़ाकरण। दूसरा है विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन और सीमांतोन्नयन। तीसरा है नामकरण, करछेद, जातकर्म और उपनयन। और आपका नेक्स्ट है उपनयन, विद्यारंभ, विवाह और अंत्येष्टि। तो आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट देंगे जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो बच्चा लोग याद रखेंगे कि आपका जो सही क्रम है वो कौन सा है। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समय दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए क्रम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, इसलिए मैं इसमें आप लोगों को समय दे रही हूँ। फटाफट बताएंगे कि आपका सही क्रम कौन सा है। तो याद रखेंगे आपका पहला सही है गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म और चूड़ाकरण, ये आपका सही है। बाकी जो आपके हैं ऑप्शंस उसमें आगे पीछे कर दिया गया, इसलिए सही नहीं है। आपका ये याद रखेगा। और आप लोगों को उपनयन संस्कार ये आपका बच्चों याद रखेगा 11वें नंबर का होगा। 11वें नंबर का संस्कार है उपनयन संस्कार, तो याद रखिएगा आपका 11वां नंबर है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका 11 नंबर। अगला देखिए, पहले नंबर पर संस्कार कौन सा है। कौन सा संस्कार पहले नंबर पर होता है, और ये आपके लिए बहुत ही आसान है। पहला संस्कार कौन सा है, पुंसवन, गर्भाधान, जातकर्म और नामकरण। तो निश्चित ही इसमें तो बच्चों को कोई समस्या नहीं होगा कि आपका जो पहला संस्कार होता है वो गर्भाधान होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है ये पहला संस्कार होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आखिरी संस्कार कौन सा है, और ये भी आपके लिए बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। और ये आपके लिए ऑप्शन है सामने, विवाह, अंत्येष्टि, समावर्तन और सीमांतोन्नयन। तो इसमें भी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अंत्येष्टि यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये जीवन का आखिरी संस्कार माना जाता है। आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कारों को सही क्रम में लगा है। कौन सा संस्कार है संस्कारों को सही क्रम में लगा है, आपको बताना है। यानी कि इनमें से कौन कौन से संस्कार हैं जिनको सही क्रम में लगाया हुआ है। आपको सही क्रम ढूंढना है। संस्कार का सही क्रम बताइए जो कि सही क्रम में लगा है। पहले ऑप्शन में है, लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं दे रही हूँ 1 2 3 और ये 4। पहले में है गर्भाधान, पुंसवन, समावर्तन, सीमांतोन्नयन। दूसरे में है आपका विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। तीसरे में है नामकरण, करछेद, चूड़ाकरण, सीमांतोन्नयन। और चौथे में है कि उपयुक्त में से कोई भी सही क्रम में नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही क्रम में हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत आसान है, चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था। ये आपको याद होना चाहिए बच्चा लोग, आपका जो सही है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ और फिर केशांत, उसके बाद होता है समावर्तन और फिर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बाकियों का क्रम सही नहीं है। आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन और ये देखिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है सीमांतोन्नयन संस्कार किस नंबर पर होता है। आप लोगों को बार बार संस्कारों का जो क्रम है और नंबरिंग याद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन कई बार पूछा है, नंबर भी पूछा है, क्रम भी पूछा है। तो संस्कारों से जितने तरह के प्रश्न अभी तक विभिन्न आयोगों ने बनाए हैं वो सभी आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो बच्चा लोग, आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए क्लासेस बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली हैं। तो बताएंगे
में सीमांतोन्नयन संस्कार किस नंबर का है, 3, 4, 5 या 6? तो आप सभी को मैंने बताया था गर्भाधान पुंसवन के बाद जो संस्कार होता है वो होता है आपका सीमांतोन्नयन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, तीसरे नंबर का संस्कार है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, सावधानी से उत्तर दीजिएगा क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो गलती हो जाएगी और आप लोगों को 100% प्रश्नों को सही करने का प्रयास करना है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है और ईमानदारी से उत्तर भी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपके सामने है क्वेश्चन कि शांत संस्कार कब किया जाता था। पहला, बच्चा जब 1 वर्ष का होता था। दूसरा, जब बच्चा 3 वर्ष का होता था। तीसरा, जब बच्चा 5 वर्ष का होता था। और चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कि शांत संस्कार कब किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर बताना है। तो आपका क्या सही उत्तर होगा? तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, कोई भी सही नहीं है क्योंकि केशांत संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने पर किया जाता था, जब व्यक्ति का दाढ़ी मूछ बाल सब कुछ काट दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका कोई भी सही नहीं था। किस वर्ण का उपनयन संस्कार नहीं होता था? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि कौन से वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। नो डाउट इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। आपको बताना है ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होता था, यानी कि ब्राह्मण जो बच्चा है वो कितने वर्ष का होता था जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो क्या है जो सही हो जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राह्मण बच्चे का जो उपनयन संस्कार है 8 वर्ष में होता था, जो क्षत्रिय होते थे उनका 11 वर्ष में होता था और जो वैश्य होते थे इनका 12 वर्ष में होता था उपनयन संस्कार। तो याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था? पहला शीत ऋतु, दूसरा बसंत ऋतु, तीसरा ग्रीष्म ऋतु और चौथा है वर्षा ऋतु। बताएंगे किस ऋतु में होता था क्षत्रियों का उपनयन संस्कार, और ये भी आपका पढ़ा हुआ है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीष्म ऋतु में होता था क्षत्रियों का उपनयन संस्कार। बसंत में होता था ब्राह्मण जो होते थे उनका उपनयन संस्कार, और आपका जो शीत ऋतु होता था इस ऋतु में होता था वैश्य का उपनयन संस्कार। तो बसंत ब्राह्मण, ग्रीष्म क्षत्रिय, शीत वैश्य और शूद्रों का कोई भी उपनयन संस्कार नहीं होता था। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किसका होता था? किस चीज़ से बना होता था ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत, जिसे कहा जाता है जनेऊ? पहला ऑप्शन है सूत, दूसरा ऑप्शन है सन, तीसरा है ऊन और चौथा है जूट। बताएंगे किससे बना होता था ब्राह्मण लोगों का यज्ञोपवीत? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, सूत या सूती से बना होता था यज्ञोपवीत ब्राह्मण लोगों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वैश्यों का यज्ञोपवीत किससे बना होता था? सूती से, सन से, ऊन से या जूट से? तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? वैश्यों का यज्ञोपवीत किससे बना होता था? तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सूती से तो ब्राह्मण का हो गया, जिसे हमने सूत कहा है, तो ये तो होगा नहीं। जो आपका सन और जूट है ये क्षत्रिय के लिए उपयोग किया जाता था। मैंने आप लोगों को बताया था क्षत्रिय के लिए सन या जूट के यज्ञोपवीत बनाए जाते थे। तो बचा क्या? ऊन। ऊन के यज्ञोपवीत का उपयोग किया जाता था वैश्यों के लिए। आपके सामने आ चुका है आज का अगला प्रश्न,
ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जब समाप्त हो जाता था तो कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता था? पहला ऑप्शन सीमांतोन्नयन, दूसरा समावर्तन, तीसरा विवाह और चौथा है अंत्येष्टि। तो क्या है जो सही हो जाएगा? बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी को पता होगा कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम समाप्त हो जाता था और बच्चे को गृहस्थ आश्रम में पूरा करना होता था, तो पढ़ाई लिखाई का जो अंतिम पड़ाव होता था वो था समावर्तन संस्कार। इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था बच्चा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चा किस संस्कार के बाद अपनी माँ के साथ भोजन करना छोड़ देता था? ये क्वेश्चन भी आयोग ने पूछा हुआ है कि बच्चा किस संस्कार के बाद अपनी माँ के साथ भोजन करना बंद कर देता था? पहला चूड़ाकरण, दूसरा उपनयन, तीसरा समावर्तन और चौथा है सीमांतोन्नयन। तो ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो बच्चे का जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब वो माँ के साथ भोजन करना छोड़ देता था, गुरु के पास गुरुकुल में रहता था, भिक्षा याटन करता था और शिक्षा ग्रहण करता था, अध्ययन करता था। और शिक्षा पूरी होने के बाद जब वो दोबारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तभी वो अपने परिवार के साथ भोजन करता था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा घर छोड़ देता था। आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चूड़ाकरण संस्कार कितने वर्ष की उम्र में किया जाता था? कितने वर्ष की उम्र में चूड़ाकरण संस्कार होता था? जब बच्चा 1 वर्ष का हो, जब बच्चा 3 वर्ष का हो, जब बच्चा 5 वर्ष का हो या उपर्युक्त सभी? बताएंगे चूड़ाकरण संस्कार कितने वर्ष के उम्र में किया जाता था? तो निश्चित ही बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर होना चाहिए पता। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि जो चूड़ाकरण है बच्चे का जब पहली बार किया जाता है तो या तो पहले साल में होता है, अगर पहले साल में नहीं हो पाया तो तीसरे साल में होता, अगर तीसरे में भी नहीं हो पाया तो 5वें वर्ष में होता है। तो याद रखेंगे पहला, तीसरा और 5वां विषम वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है जब छोटे से बच्चे का पहली बार मुंडन संस्कार होता है। नेक्स्ट बताएंगे शूद्र का कर्ण छेद संस्कार किस धातु की सुई से होता था? ये तो आप सभी को रट गया होगा कि जो शूद्र हैं इनका कर्ण छेद संस्कार कौन से धातु से होता था? क्योंकि सोने और चांदी का उपयोग तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया जाता था, तो आपका कौन सा धातु होगा? लोहा। लोहे जैसी धातु से शूद्रों का कर्ण छेद संस्कार होता था। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट दीजिएगा उत्तर कि जो बच्चा है उसको कितने समय के बाद यानी कि किस महीने घर से बाहर निकाला जाता था? बच्चे को कब घर से बाहर निकाला जाता था यानी कि धूप दिखाया जाता था? और ये कौन सा संस्कार होता था? बच्चे को जब पहली बार घर से निकाला जाता था बाहर, धूप दिखाया जाता था, तो वो कौन सा संस्कार होता था? आपको बताना है कि वो कौन सा संस्कार होता था जब बच्चे को पहली बार धूप में निकाला जाता था। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। संस्कार अगर याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से संस्कार में बच्चे को पहली बार धूप दिखाया जाता था और कौन से संस्कार में पिता अपने बच्चे को शहद और घी चटाता था। दोनों संस्कार कमेंट कीजिएगा कि शहद और घी पिता बच्चे को कब चटाता था और धूप में पहली बार जब बच्चे को निकाला जाता था तो वो कौन सा संस्कार था। दोनों संस्कार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? कौन से संस्कार के द्वारा बच्चे को गर्भ में जो है स्वस्थ रखने के लिए किया जाता था कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, वो स्वस्थ रहे, वो संस्कार कौन सा है? और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ये संस्कार था सीमांतोन्नयन संस्कार। मैंने आपसे बताया था कि जो छठा महीना होता था वो काफ़ी
नाजुक दौर होता है जब माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में ज़्यादा ध्यान दिया जाता ताकि बच्चे को कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए जो संस्कार किया जाता था वो था सीमांतोन्नयन संस्कार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद किया जाता था? जन्म के कितने दिन बाद नामकरण संस्कार किया जाता था? आप लोगों को बताई हूँ। पहला ऑप्शन 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा है 14। तो क्या है जो सही है? आप लोगों को मैंने बताया था 10 या 11 दिन पर नामकरण संस्कार किया जाता था। 10वें या 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता था। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और उसके बारे में और भी कुछ आप जानते हैं डिटेल तो वो भी लिख सकते हैं। गर्भ में बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा संस्कार होता था? गर्भ में बच्चे की सुरक्षा के लिए, एक है उसके स्वास्थ्य के लिए और एक है उसकी सुरक्षा के लिए। तो आप बताएंगे स्वास्थ्य के लिए तो आपने बताया कि सीमांतोन्नयन है। और सुरक्षा के लिए कौन सा संस्कार होता था? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन या जातकर्म। तो आप सभी को ये ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको डिटेल क्लास में पढ़ाया है कि 2 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हैं। जो आपका पुंसवन संस्कार है ये बच्चे की गर्भ में सुरक्षा के लिए है और जो सीमांतोन्नयन संस्कार है ये गर्भ में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। तो पहले सुरक्षा और फिर स्वास्थ्य, दोनों चीज़ याद रखिएगा। पुंसवन तीसरे महीने में किया जाता है, सीमांतोन्नयन ये छठे महीने का है, 5वें से 6वें महीने का है और जो आपका पुंसवन है ये तीसरे महीने का है। तो तीसरे महीने वाला सुरक्षा से जुड़ा है और 6वें महीने वाला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, माइनर सा अंतर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को किस माह से खाद्य पदार्थ खिलाया जाना प्रारंभ कर दिया जाता है? यानी कि कब से बच्चे को माँ की दूध से पूर्ति ना होने की वजह से थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ भी खिलाना शुरू कर दिया जाता है? तो आप सभी को पता है ये महीना होता है छठा महीना। छठे महीने से बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें खिलाना प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि उसके आहार, उसके पूर्ति हो सके, उसके खाने की पूर्ति हो सके। तो बच्चा लोग, उम्मीद है कि 16 संस्कारों से जुड़े हुए ये 25 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मदद करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, डिटेल क्लास को बार बार देखा कीजिए, सुना कीजिए। वहीं से प्रश्न बनते हैं और घुमा घुमा के प्रश्न बनाए जाते हैं आयोग के द्वारा। अगर आप क्लास को बार बार रिवीजन करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा अगर किसी भी तरह के प्रश्न आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं तो देखिए आप लोगों के लिए चुन चुन करके प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, और भी कोई डिमांड है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो डिटेल में भी लिखिएगा। डिटेल लिखने से और भी ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।